हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है। अगर आप किसी भी एमएससी एंट्रेंस या फिर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से पढ़रे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। थैंक यू। हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है आज की इस क्लास में। तो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की, और ये जो स्पेशली कोर्स डिजाइन किया गया है जैम 21 वाले स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। तो इससे पहले 4 सेशन हो चुके हैं हमारे स्टीरियो केमिस्ट्री के। पहले सेशन में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड बेसिक आइसोमर के बारे में देखा था। सेकंड क्लास में उसके एमसीक्यूज किए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, वो आप जरूर देख लेना अगर किसी ने नहीं देखी है, रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद जो तीसरी क्लास हमने टोटोमेरिज्म के ऊपर की थी एंड फोर्थ क्लास फिर टोटोमेरिज्म के एमसीक्यूज के ऊपर करी थी। तो इस प्रकार से हम 4 क्लासेस कर चुके हैं और बेसिकली हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्टीरियो आइसोमर। और स्टीरियो आइसोमर के पार्ट्स जैसा कि मैंने बताया कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल, और कॉन्फिगरेशनल स्टार्ट करेंगे। कॉन्फिगरेशनल में भी आज हम जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे एजुकेटर जियोमेट्रिकल को पढ़ाते नहीं है, लेकिन बहुत बार जियोमेट्रिकल का क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं टॉपिक की, समझते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर की पूरी कहानी। तो देखो भाई, ये स्टीरियो आइसोमर और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर बोलते हैं। इनका जो मेन डिफरेंस था स्ट्रक्चरल में और इन्हीं में, है ना, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर थे वहां पे क्या होता है कि लिंकेज सेम होती है। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर क्या होता है, एटम्स की लिंकेज डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं, और यहाँ पे देखो CH3 CH2OH क्या है, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ 1 कार्बन लगा हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर थे। लेकिन स्टीरियो में क्या होगा, लिंकेज भी सेम होगी, यानी कि कार्बन के साथ आपके सेम एटम, मतलब लिंकेज भी सेम होगी, जुड़ाव भी सेम होगा, उनका कनेक्टिविटी भी सेम होगी, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा। बट डिफरेंस होगा तो एक ही पॉइंट में डिफरेंस होगा। वो किस पॉइंट में डिफरेंस होगा कि 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन, स्पेस में कोई ना कोई पोजीशन चेंज हो जाएगी। ऐसे आइसोमर को हम स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको अच्छे से दिखाई और सुनाई दे रहा है तो। ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बता दें एक बार अच्छे से दिखाई और सुनाई दे रहा है तो। ठीक है ना, उसके बाद देखो भाई, इनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कनेक्टिविटी भी सेम होती है। ठीक है ना, ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर में डिफरेंट थी। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपका डिफरेंट लोकेशन ऑफ एटम इन स्पेस, है ना, यानी कि डिफरेंट लोकेशन होती है आपकी, है ना, डिफरेंट लोकेशन होती है एटम्स की स्पेस में। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, लिंकेज तो सेम है, ये B जो है A और C के बीच में आया हुआ, ठीक बात है। लेकिन अब देखो स्पेस में इसकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो ये जो आइसोमर होते हैं जहां पे लिंकेज भी सेम होती है लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में आपका चेंजमेंट आ जाता है, तो ऐसे 2 आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, हमारा स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमर 2 टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल भी एंड ऑप्टिकल भी। इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। तो 2-3 क्लासेस लगेगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत सारे। तो देखो भाई, ये बता रखा है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि देखो कार्बन डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन और CH3 जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी CH3 और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन देखो यहाँ पे इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ लगा हुआ और CH3 नीचे की तरफ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे CH3 ऊपर की तरफ लगा हुआ और हाइड्रोजन आपका नीचे की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो दोनों बातें हैं आपका, ठीक है ना, ये आपकी दोनों बातें हैं। यानी कि देखो क्या है कि स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज है, कॉन्फ़िगरेशन लिंकेज सेम आपका, लेकिन स्टेट जो स्पेस है उसमें ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे कि ये भी हमारा कैसे आइसोमर होंगे। देखो यहाँ पे जो क्लोरीन के सामने हाइड्रोजन आ रहा है और यहाँ पे जो क्लोरीन है इसके सामने मिथाइल आ रहा है, यानी कि कुछ न कुछ तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, कोई ना कोई तो चेंजमेंट आएगी यहाँ पे, क्योंकि अगर आपकी स्पेस में एटम्स की पोजीशन चेंज हो रही तो कुछ ना कुछ, और इसीलिए इसी टाइप के एटम्स को ही, इसी टाइप के जो 2 ग्रुप्स को ही हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। तो ये एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई ये वाला। देखो ये भी जो आपको ये साहॉर्स प्रोजेक्शन नजर आ रही होगी, ये कौन सी प्रोजेक्शन है भाई, साहॉर्स।
कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर है ये हमारे। कौन से भाई? तो इनमें भी क्या होता है भाई, ये भी स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज होती है। यहाँ पे भी देखिए, ये कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है और हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पे भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन और ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है, लगे हुए। लेकिन इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड हम रोटेशन करते हैं तो कॉन्फिगरेशन यानी कि प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इसको ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे जब मैं आपको कॉन्फॉर्मेशनल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या था कि यहाँ पे Cl नीचे था, लेकिन अब Cl ऊपर आ चुका है। Br यहाँ पे था, यानी कि हमने इसको 60 डिग्री से रोटेट करवा दिया होगा, ये वाला सेम रखा। अब देखो इस हाइड्रोजन को, पहले हाइड्रोजन दिख रहा था ऊपर की तरफ, ठीक है, लेकिन अब इस हाइड्रोजन को ऊपर की तरफ हाइड्रोजन ना दिख के क्या दिख रहा है भाई, क्लोरीन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्लोरीन दिख रहा है। इसीलिए देखो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। लिंकेज तो सेम है, ऐसा नहीं कि एटम्स डिफरेंट लगे हैं, एटम्स तो बिल्कुल सेम लगे हुए हैं, एटम्स बिल्कुल सेम है, उसी कार्बन के ऊपर वही सारी बातें लगी हुई हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में चेंज हो गई है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, देखो कनेक्टिविटी भी सेम है, लेकिन पोजीशन क्या आपकी डिफरेंट नजर आ रही है। तो ऐसे ये जो होते हैं, ये भी एक स्टीरियो आइसोमर की कैटेगरी होती है, और इन्हीं स्टीरियो आइसोमर की कैटेगरी को हम हमारा क्या बोलते हैं भाई, इन्हीं को हम हमारा बोलते हैं कन्फर्मेशंस बोलते हैं, कन्फर्मेशंस। ठीक है भाई, आप सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। किसी को भी समझ में ना आए तो पूछ लेना कमेंट करके, जो भी तुम्हारा डाउट हो। चलिए भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीरियो की। तो स्टीरियो हमारे पास कन्फर्मेशनल, इन्हीं को रोटामर्स भी बोलते हैं भाई। काफी बार आपको नेम से कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। तो कन्फर्मेशन एंड रोटामर्स एक ही बात होते हैं। उसके बाद जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, और उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। ज्यादा डिटेल में आज की क्लास हमारी बेसिकली जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर रहेगी। चलिए भाई, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं भाई? क्या होता है यहाँ पे मेन पॉइंट एक ही होता है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, है ना, यानी कि रोटेशन क्या हो, रोटेशन पॉसिबल ना हो, रोटेट ना करवाएं, क्योंकि रोटेशन पॉसिबल ना हो, और उसके बाद अगर एटम्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो और उसके बाद एटम्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ न कुछ आपकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। तो उसी को बोल देंगे। देखो यहाँ पे अगर एक बात मैं आपको बताऊंगा, अब आप सभी बच्चों को पता होगा इस पॉइंट का, कि जो आपका पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड, ठीक है, तो पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जो आपका पाई बॉन्ड बनता है वो आपका, देखो ये तो सिग्मा है ना, ये तो आपका एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है, और ये आपका पैरेलल ओवरलैपिंग हुई, तो पाई बॉन्ड ऐसे बनता है, ये पाई बॉन्ड बना। तो इसको तोड़ना, देखो अगर आप इसको रोटेट करवाओगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूं कि पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होती है, तो इसीलिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डबल बॉन्ड में ही देखने को मिलेगा, बहुत जगह ऐसा देखने को मिलेगा जहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बेसिकली वहीं पे देखने को मिलता है जहां पे आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, ठीक है। अब आप सभी को पता होगा कि पाई बॉन्ड जो बनता है, सबसे पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद आपका पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब क्या भाई, अब देखो ये क्या है, अगर मैं इनको इंटर कन्वर्ट कर करके देखूं, है ना, इंटर कन्वर्ट का मतलब ये बताया जा रहा है कि इस CH3 को रोटेशन पॉसिबल नहीं, यानी कि कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे रोटेट करके नहीं कर सकते कन्वर्ट, ये बात बताई जा रही है यहाँ पे बेसिकली, कि यहाँ पे इस तरीके से रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ये एक अलग कंपाउंड है और ये आपका एक अलग कंपाउंड है, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, ये सेम नहीं है। इसको बेसिकली हम सिस बोलेंगे अभी थोड़ी देर में, और इसको हम ट्रांस बोलेंगे, यानी कि ये हमें वहां पे देखने को मिलता है जहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, अब देखो भाई, अगर आपको देखना है कि कार्बन कार्बन डबल, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं जहां पे आपका ये आइसोमर पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना कि ए बी डिफरेंट, ए बी आइसोमर, ए बी स्टीरियोमर। देखो ये दोनों ए और बी डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो ये एक दोनों के आइसोमर भी हैं। क्यों है? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और ए और बी जो है आइसोमर तो है, वो स्टीरियो आइसोमर है। ए एंड बी विल बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ईच अदर। ये इस ए और इस बी की बात कर रहा है। ये तुम्हारा जो ए है और ये जो तुम्हारा बी है, ये दोनों जो क्या है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट स्पेस में इनके ओरिएंटेशन अलग है। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर हैं? ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हैं, ठीक है। तो देखो बॉन्ड ब्रेकिंग विल बी अकरिंग, तो ये जो बना होगा वो बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद ही ऐसा पॉसिबल है कि बॉन्ड ब्रेक हुआ हो, और जब बना होगा ये। अब ऐसा नहीं कि रोटेशन से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे होती है भाई कार्बन इसके अंदर। अब देखते हैं भाई केस, कितनी जगह ऐसी हैं जहां पे हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखेंगे, बहुत ही काफी बेहतरीन तरीके से, और कई बार क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं भाई यहाँ से।
तो केस फॉर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सबसे पहला और सबसे ज्यादा बच्चों को इसी का पता होता है कि डबल बॉन्ड सिस्टम के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। ठीक है भाई, देखेंगे इसको भी। उसके बाद एलीन सिस्टम, एलीन सिस्टम के अंदर भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है अगर वो ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, है ना। एलीन्स क्या होता है भाई, लगातार डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड का जो सिस्टम होता है उसे एलीन सिस्टम बोला जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आगे जाके ग्रुप थ्योरी वगैरह में, नेट वगैरह में हेल्प करेगा। उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी काफी अच्छे से देखेंगे। उसके बाद साइक्लो अल्कीन्स, वैसे तो नॉर्मली साइक्लो अल्कीन्स आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है, लेकिन आपका कार्बन नंबर ए, अगर वो जो रिंग है, वो जो साइक्लिक रिंग है, अगर 8 या 8 से ज्यादा मेंबर्स की है, अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो फिर वो आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसके बाद है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लीडिंग टू जीआई, है ना, कि काफी ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होती हैं जिनके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटीज होती है। और ऐसे ही केसेस में हमारे पास देखो, यहाँ पे हम 3 टाइप का नोमेनक्लेचर करते हैं भाई, 3 टाइप का नोमेनक्लेचर करेंगे। एक तो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर होता है भाई यहाँ पे, एक तो सिस ट्रांस करते हैं, दूसरा इजेड नोमेनक्लेचर करते हैं, और तीसरा जो हम करते हैं यहाँ पे साइन एंटी नोमेनक्लेचर करते हैं। ज्योमेट्रिकल के केस में ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बातें हुई। उसके बाद हम ट्राइफिनाइल सिस्टम की बात करेंगे। बाइफिनाइल सिस्टम तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करती है, लेकिन ट्राइफिनाइल सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है। उसके बाद हम बाइसाइक्लो कंपाउंड की बात करेंगे। उसके बाद हम स्पायरो कंपाउंड की भी बात करेंगे, और उसके बाद कुछ मिसलेनियस केस भी होते हैं, ठीक है, तो उनकी भी बात हम करेंगे। तो पूरा डिटेल, जैसे टोटोमेरिज्म भी मैंने जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया, ज्योमेट्रिकल भी जबरदस्त तरीके से पढ़ा दूंगा। क्वेश्चन की गुंजाइश रहेगी नहीं कि मेरे करवाए हुए में से क्वेश्चन ना आए आपको, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सिस्टम है यहाँ पे, वो है आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम। सबसे पहला जो सिस्टम है हमारा, वो कौन सा है, डबल बॉन्डेड सिस्टम की हम बात करेंगे। अब ये डबल बॉन्डेड सिस्टम मैंने आपको बताया था, देखिए जहां पे भी तुम्हें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखे, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखा तुम्हें, और अब क्या होना चाहिए, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, वहां पे एक साइड जो लगे होंगे ए और बी डिफरेंट होने चाहिए, और सी और डी डिफरेंट होने चाहिए। ये हो सकता है कि ए और सी इक्वल हो, उसका कोई इशू नहीं है, ए और सी इक्वल हो सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन कभी भी ए और बी, यानी कि जो कार्बन के साथ 2 एटम्स अटैच होंगे, वो कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। अगर वो सेम होंगे तो फिर वहां पे आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो देखो भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर, तो भाई कमेंट करके बताएं, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, क्या आपको चीजें समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, इफ, तो यहाँ पे पॉसिबल जब ही होंगे कि ए और बी नॉट इक्वल हो, सी और डी नॉट इक्वल हो। तो ये रहा भाई। अब देखो, पहला ही बहुत जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इस क्वेश्चन की बात करेंगे काफी अच्छे तरीके से, हम देखेंगे इसको कि क्या क्वेश्चन ये बन रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू शो मॉलिक्यूल बी हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, कितने कार्बन, इसमें ये पूछा जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू शो मॉलिक्यूल विल बी शो जीआई। देखो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बोलेंगे जी कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए ना, जब भी तो वो जीआई शो करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 0, चाहे एक भी कार्बन ना हो, फिर भी वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन के केस में। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू शो मॉलिक्यूल विल बी हैव जीआई, तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे गलती करके आएंगे क्योंकि उनको पढ़ाया ही कुछ इस तरीके से जाता, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 0 आएगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा, देखो भाई। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे, अब पहली तो चीज ये है कि यहाँ पे आपको कार्बन में एक दिख रहा है, यहाँ पे एक कार्बन दिख रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहना है। तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और अब ये देखिए, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ इस पूरे कंपाउंड में ही आपका क्या नहीं है, इस पूरे कंपाउंड में ही कोई कार्बन नहीं है, तो फिर भी ये जीआई शो करता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर मैंने बताया ना, उसने ये बोला, दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को, बड़ा ध्यान से पढ़ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे बड़ी गलतियां करके आएंगे, ठीक है। बोला गया है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स टू शो मॉलिक्यूल विल बी हैव जीआई, तो 0 इज द करेक्ट आंसर, न कि 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जीआई इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन,
ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिर्फ कार्बन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रॉपर्टी होती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की। जहां पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी वहां पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जरूर देखने को मिलेगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच हैव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो यहाँ पे भी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे भी आपका रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। इसीलिए देखो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है 0, तो वो भी GI शो करेगा। काफी खूबसूरत काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। अब इसका पूछा जा रहा है भाई, ये इनमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और कौन कौन से नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं भाई, क्या A और B डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे आपका मिथाइल है, यहाँ पे Cl है, यानी कि है, तो यानी कि डिफरेंट है। इसका मतलब ये वाला शो करेगा भाई, पहले वाला जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसके बाद क्या ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, तो ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन ये है कि वो डिफरेंट होने चाहिए। एक ही कार्बन के साथ जो 2 एटम लगे होंगे वो कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। अगर वो सेम होंगे तो फिर वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट वाला देखना भाई, काफी खूबसूरत काफी बेहतरीन एग्जांपल है, समझना इसको। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये दोनों तो डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो कार्बन और ऑक्सीजन भी तो डिफरेंट है। इसका मतलब तीसरा वाला भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। पहले वाले ने भी किया, दूसरा वाला नहीं करेगा। उसका रीजन था कि 2 मिथाइल आ गए थे, वहां पे सेम हो गए थे। उसके बाद हम थर्ड की बात करते हैं, क्या थर्ड करेगा तो उसको भी देख लेते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे Cl लगे हुए हैं। अब यहाँ पे कार्बन, ठीक है जी, कार्बन कार्बन सही हुआ, लेकिन उसके बाद देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ और यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, यानी कि ये आपका एक डिफरेंट ग्रुप हो गया अब, और ये आपका एक डिफरेंट ग्रुप हो गया। इसका मतलब ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसका भी करेक्ट आंसर यही आएगा। बहुत बार तो ऐसा क्वेश्चन, कई बार इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बना सकता है आपके। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको 7-8 सिस्टम लिखवाए हैं, ठीक है। तो भाई बच्चों ये बात नोट कर लेना, जैम 21 वालों तुम, कि ज्योमेट्रिकल का क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रक्चरल तो वो पूछ रहा है IIT वाला, ठीक है। अब वो ज्योमेट्रिकल पूछेगा मुझे जहां तक लगता है, तो अच्छे से इसको देखना। इंटीजर टाइप का बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन बनेगा। मान लो वो 10 कंपाउंड आपको बना के दे देगा, है ना, बोलेगा बताओ कि इनमें से कितने ऐसे कंपाउंड है जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो बड़ा खूबसूरत बड़ा 2 नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आपको करने में भी बहुत मजा आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अब देखो भाई, क्या 5th करेगा क्या? तो 5th बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसका रीजन क्या? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम हो गए। अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम हो गए तो ये फिर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला नहीं है, ये नहीं करेगा भाई बिल्कुल। उसके बाद 6th की बात करते हैं भाई, क्या ये 6 करेगा? तो देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हमने यहाँ पे किया है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है और यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, तो दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है और यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, तो बिल्कुल भाई यह आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है भाई। कमेंट करके बताएं बच्चों कमेंट करके बताओ भाई, चीजें समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है तुम्हें? कोई दिक्कत हो किसी कंसेप्ट में, किसी क्वेश्चन में, तो मुझसे पूछ लेना आप, बिल्कुल भी, है ना, वो करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे से पूछ लेना। लाइव क्लासेस का मतलब ये होता है कि आपके डाउट सॉल्व हो। इसमें बहुत सारे, ये कौन सी फॉर्म, अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सी फॉर्म है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के सामने आया हुआ है, कार्बन कार्बन के सामने आया हुआ है, तो ये कौन सी फॉर्म है? अभी वैसे बता रहा हूँ ट्रांसफॉर्म होती है, अभी देखना भी बता दूंगा तुम्हें, सिस ट्रांस कैसे देखते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म है तुम्हारी? ट्रांसफॉर्म है, तो ट्रांसफॉर्म थी भाई ये। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखो भाई, पहला कर रहा था, दूसरा नहीं कर रहा था, तीसरा भी कर रहा था, सिर्फ इसमें से 2 ही ने ही नहीं किया। वो कौन कौन से थे? दूसरा और 5वां था जो नहीं कर रहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो ये मैं सिर्फ डबल बॉन्ड के केस आपको बता रहा हूँ। अभी आगे तो बहुत और भी अच्छे अच्छे केस हमने लेने हैं, ठीक है। एलीन सिस्टम आपको काफी खूबसूरत तरीके से पढ़ाऊंगा। एलीन के लिए मुझे वो बनाना था यार पहले, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए मॉडल भी बना के लेके आऊंगा एलीन का। देखो भाई 7th की बात करते हैं। तो देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे Cl, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों तो डिफरेंट है, बट यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब ये वाला जो सिस्टम है ना, ये सेम हो गया। अब ये वाला सिस्टम क्या हो गया? सेम हो गया। तो अब ये 7th वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, 7th वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं भाई, नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर बढ़ते हैं कि ये वाला करेगा या नहीं करेगा। तो देखो भाई, ये दोनों तो अलग है, ठीक है, ये दोनों अलग है, लेकिन यहाँ पे आते हैं, ये कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया, और ये ऑक्सीजन दोनों में कॉमन आ गया।
तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। 8th नंबर भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। 9th की तरफ 9 करेगा या नहीं करेगा। अब देखिए भाई H और Cl दोनों अलग लगे हुए हैं। अब ये देखो ये कार्बन है, इसके ऊपर सिर्फ हाइड्रोजन लगे हुए हैं 2, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ है और एक आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसका मतलब ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि डिफरेंट ओरिएंटेशन डिफरेंट चीज आ गई है, इसलिए ये आपका बिल्कुल शो करेगा भाई। ठीक है ना, ये आपका बिल्कुल शो करेगा। चलिए भाई नेक्स्ट की बात करते हैं कि 10th आपका करेगा या नहीं करेगा। तो देखो भाई यहाँ पे कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, इसका मतलब ये दोनों तो डिफरेंट है, ऑक्सीजन एंड कार्बन दोनों तो डिफरेंट है, यानी कि यहाँ सही है। उसके बाद देखो यहाँ कार्बन लगा हुआ है और यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये भी यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, क्योंकि डिफरेंट आपकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। तो यहाँ पे 7वां और 8वां तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे नहीं, लेकिन 9 और 10 आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है देखते हैं। और भी हाँ, अब आ गया भाई हमारा एलीन सिस्टम। जिस सिस्टम की बात करेंगे एलीन सिस्टम, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अगर आपको कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने हो तो सीधी सी एक बात देखनी है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप लगे होंगे है ना, वो आपका डिफरेंट होने चाहिए। बस एक कार्बन के साथ नहीं, दोनों ही कार्बन के साथ जो 2 कार्बन है उनके साथ जो 2 फंक्शन जो ग्रुप लगे होंगे, एटम्स लगे होंगे, वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। हो सकता है कि ऊपर वाला और ये ऊपर वाला सेम हो, नीचे वाला सेम हो, वो पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि दोनों ही सेम हो जाए। अगर दोनों सेम होंगे तो वहां पे फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब देखिए भाई हमारा सेकंड सिस्टम है एलीन सिस्टम है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एलीन सिस्टम। मैंने वैसे मॉडल्स बनाने चाहिए थे, इसके लिए मॉडल्स अवेलेबल भी होते हैं, मेरे पास अवेलेबल है। अभी देखते हैं, आपको मैं समझाता हूँ। अब देखो कि क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगातार ऐसे होना है ना, लगातार डबल बॉन्ड होना है, तो उसे हम एलीन सिस्टम बोलते हैं भाई। उसे क्या बोलते हैं? एलीन सिस्टम। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है एलीन के अंदर भी। हो सकता है कि वहां पे तुम्हारे ओड नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, जो तुम्हारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है कि ओड हो, है ना, यानी कि 3 हो, 5 हो, 7 हो, है ना, इस तरीके से। और ये भी हो सकता है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कि जो तुम्हारे कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है वो इवन नंबर हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो देखो भाई अगर वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इवन है तो वहां पे ज्योमेट्रिकल की पॉसिबिलिटीज नहीं होती, वहां पे ऑप्टिकल प्रेजेंस हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन रहती हैं। ठीक है, वहां पे ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन रहती हैं। तो उस सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे, हमारा कहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई? उस सिस्टम को डिस्कस करेंगे हमारा ऑप्टिकल आइसोमर में। और जैम 20 में भाई यहाँ से क्वेश्चन आया था एलीन से। ठीक है, वहां पे आपसे पूछा था कि कौन से एकायरल कंपाउंड है, तो वहां पे एक एलीन सिस्टम भी गिवन था। तो काफी अच्छे से देखेंगे उसको, एलीन को ऑप्टिकल में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास कार्बन 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 डबल बॉन्ड्स, जो लगातार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं, अगर वो ओड नंबर है तो वहां पे फिर आपका जियोमेट्रिकल आइसोमर की पॉसिबिलिटीज होती है। कंडीशन क्या रहेगी? वहां पे कभी भी ऑप्टिकल प्रेजेंस नहीं होगा। ये बात आप नोट कर लेना कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर ओड है तो ऑप्टिकल नहीं होगा, वहां पे सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। अगर कार्बन कार्बन इवन बॉन्ड है तो वहां पे फिर ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं होगा, ऑप्टिकल पॉसिबल हो भी सकता है। अब ज्योमेट्रिकल के लिए कंडीशन यही रहेगी। अब देखो भाई, अगर तुम्हें वैसे ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक, सिंपल से ट्रिक बता रहा हूँ। अगर तुम्हें लगे कि कार्बन 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 ये रहा और ये रहा, ये सिस्टम ऐसे लगा मिलेगा आपको। अगर तुम्हें लगे कि इसमें देखना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इसको पूरे सिस्टम को एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मान लेना। इसको पूरे सिस्टम को क्या मान लेना? एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मान लेना। उसके बाद आप देख लेना कि A और B एंड C और D नॉट इक्वल होने चाहिए, यानी कि बस कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ओड नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो लगातार, है ना, तो उसको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मान के उसको कर देना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, सही आंसर आएगा, कहीं से भी मिस्टेक नहीं आएगी। अब इसको समझना बड़ा जबरदस्त इंपॉर्टेंट होता है, काफी डिटेल में। अभी मैंने वैसे मॉडल्स बनाने चाहिए थे लेकिन बनाए नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसका ये समझा रखा भाई पहले तो, अगर ये कार्बन, अब मुझे खुद ही बताना है, इसको मैं काफी अच्छे से समझा सकता हूँ। अब क्या है कि देखो भाई, ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला जो कार्बन है, ये px के अंदर अगर पाई बॉन्डिंग होगी, देखो इस प्रकार से कुछ कहानी होती है। मान लीजिए हमारे पास जो p ऑर्बिटल्स होता है, p ऑर्बिटल में हमारे पास क्या होते हैं भाई? हमारे पास 3 p के ऑर्बिटल्स होते हैं।
ठीक है, तो एक सिग्मा बॉन्ड बन गया भाई, मान लो ये कार्बन और कार्बन में सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब देखो भाई ये वाला जो पाई है जो तुम्हारी तरफ फिंगर दिख रही है, तो ये वाला जो मान लो px है, तो ये बॉन्डिंग बनाएगा। अगर ये बॉन्ड इस प्लेन में इसने बनाया है, तो ये वाले जो बॉन्ड बनेगा ये तो आउट ऑफ प्लेन बनेगा। देखो ये हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला ले लो भाई, यहाँ पे इस तरीके से बना। तो अब ये प्लेन बनाना, इस ये तो फिंगर्स आउट ऑफ प्लेन हुई ना, इसको भाई मैं मॉडल्स अभी बनेगा नहीं, लेकिन मैं समझाऊंगा जरूर आपको नेक्स्ट क्लास में मॉडल से, क्योंकि एलीन सिस्टम को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट टाइम पे मैं मॉडल से आपको काफी अच्छे से समझाऊंगा एलीन, ठीक है, इसकी पूरी स्ट्रक्चर समझाऊंगा क्या होता है। बस एक बार के लिए इतना समझ लीजिए, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है लगातार, तो जो ये हाइड्रोजन और Cl है ना, देखो ये ऐसे होते हैं। देखो इसको मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि देखो कुछ इस तरीके से कि ये ऐसे होंगे तुम्हारी तरफ ऐसे, अगर ये वाले, अगर वो H और Cl, अगर वो कार्बन कार्बन इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो ये ऐसे है ना, जो मेरी तरफ होंगे वो इस तरीके से होंगे, जो मेरी तरफ हाइड्रोजन होंगे ना वो इस प्लेन में, देखो ऐसे, देखो ऐसे। जो हाइड्रोजन और Cl है, अगर ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन वो मेरे हाथ के इसी में रहेंगे, इसी प्लेन में, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। दोबारा से सुन लो कि H और Cl, मान लो एक ये H और एक ये Cl ऐसे हैं, तो वो जो दूसरे वाले हैं ना वो ऐसे होंगे, ऐसे, दूसरे वाले ऐसे होंगे। ये देखो ये ऐसे हैं, मेरी तरफ देखो ध्यान से, ये ऐसे हैं तो वो ऐसे होंगे, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? अगर ये ऐसे हो जाए तो, अगर ये ऐसे हो जाएंगे तो फिर वो ऐसे हो जाएंगे, है ना, एक विरोधी प्लेन और एक अबोधी प्लेन। तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है, लेकिन ये बात होती है सिर्फ किसके केस में? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के केस में। अब ट्रिपल बॉन्ड में ऐसा क्या हो जाता है? तो ट्रिपल बॉन्ड में कैसा हो जाता है कि अगर ये वाले ऐसे हैं तो वो भी ऐसे हो जाते हैं, वो एक प्लेन में आ जाते हैं, एक प्लेन में। अगर ट्रिपल बॉन्ड का मतलब, ट्रिपल बॉन्ड की नहीं सॉरी, कार्बन कार्बन अगर ओड नंबर है तो क्या होता है, जो आपके वर्टिकल जो बाहर की तरफ निकले हुए एटम्स है वो एक ही प्लेन में आ जाते हैं। अगर एक ही प्लेन में आ जाएंगे फिर तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे तरीके से देख लेंगे, लेकिन इवन नंबर के केस में ऐसा नहीं होता, इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहां पे हम नहीं देखते हैं। समझ में आगे होगी मेरे हिसाब से, आपको बात नहीं आई तो मैंने शॉर्ट ट्रिक तो आपको काफी अच्छे से बता दी है। Here, no distance will be different for any element with respect to other. So even number of alene system not so GI. यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता एलीन के सिस्टम में, बट दे कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकते हैं अगर A और B, जो आपके ये टर्मिनल लगे हुए हैं, ये और A और ये B, ये दोनों डिफरेंट हो, और ये A और ये B अगर ये दोनों डिफरेंट हो, तो वहां पे कोई भी POS COS प्रेजेंट कुछ नहीं प्रेजेंट होता, तो वहां पे ऑप्टिकल आइसोमर की पॉसिबिलिटीज होती हैं अगर वो A और B और A और C और D दोनों ही अलग हो। तो अगर इनमें से कोई एक भी सेम हो गया फिर वहां पे नहीं होता है आपका, वो मैं काफी डिटेल में आपको वही पढ़ाऊंगा जब मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ा रहा हूँ। एलीन सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है भाई। अब तो हमें इसी की बात, देखो अब देख लो, अब शायद आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये हमारा H, देखो ये आपको वर्टिकल दिखाई दे रहा है, वर्टिकल, ये कुछ इस तरीके से वर्टिकल है, और ये देखो ये कुछ इस तरीके से प्लेन में है। तो यही जो मैं बात कर रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या कि कार्बन और कार्बन क्या दिख रहे हैं दोनों, एक डबल बॉन्ड है, यानी कि इवन सिस्टम है। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में क्या होता है, मैं यही बता रहा था कि ये अगर ये आपका इस तरीके से है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये उसके वर्टिकल जाएंगे। ये खास बात होती है आपके एलीन सिस्टम में इवन नंबर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि इवन नंबर ऑफ सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं करते हैं। अब ये पॉइंट पूछ सकते हो मुझसे, काफी बेहतरीन पॉइंट ये बनेगा कि सर इवन नंबर में, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स में एलीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं करते हैं। उसका रीजन है कि इस वाले हाइड्रोजन से आप जाओ, तो इस वाले हाइड्रोजन से जाओगे, इसकी भी जो डिस्टेंस है वो सेम आएगी, और इसकी भी जो डिस्टेंस है वो सेम आएगी, ठीक है। या इस Cl से जाओ, इस Cl की इस हाइड्रोजन से और इस हाइड्रोजन से, यहाँ पे डिस्टेंस सेम आएगी बिल्कुल। तो अगर डिस्टेंस सेम होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कभी भी डिस्टेंस सेम नहीं होगी। आपको मैं बना के दिखा देता हूँ इसको, ये वाला पॉइंट भी डिस्टेंस से कैसे देखते, थोड़ा सा इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए ये आप सभी बच्चों को पता होगा कि अगर सेम एलिमेंट आपका 180 डिग्री पे है ना, जैसे क्लोरीन क्लोरीन बिल्कुल आमने सामने आए हुए हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बिल्कुल आमने सामने आए हुए हैं, तो देखो भाई एक तो ये वाली डिस्टेंस देखो, आप खुद ही बता देना, इसको मैंने D1 नाम दिया मान लीजिए इस डिस्टेंस को, और दूसरी इसकी मैं सिस फॉर्म आपको बना के दिखाता हूँ कि Cl भी यहाँ पे आ गया हमारा, ये Cl भी हमारा यहाँ पे आ गया, और ये H भी यहाँ पे आ गया, और ये H भी आ गया। अब मुझे बताओ क्या ये वाली जो डिस्टेंस है क्या वो सेम रही होगी? अब दोनों डिस्टेंस अलग है ना, यानी कि डिस्टेंस चेंज हो गया तो इनकी प्रॉपर्टीज भी काफी चेंज हो जाती है। तो ये है, और जनरली ये देखा जाता है
कि ट्रांस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू सिस। उसका रीज़न क्या होता है कि जो आपके सेम एटम्स होते हैं, है ना, वो क्या रहते हैं भाई, उनके अंदर रिपल्सन नहीं होता, वो दूर दूर होते हैं। तो ये रीज़न दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से अब एलीन सिस्टम आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो एलीन की तो देखो पूरी रामकहानी तो मुझसे एलीन पे चाहे 5 घंटे बुलवा लो आप, लेकिन मेन पॉइंट एक ही है, अगर ओड नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि ए और बी, यानी कि एक कार्बन पे जो 2 एटम लगे हुए हैं और दूसरे कार्बन पे जो 2 एटम लगे हुए हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, तो फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहाँ पे पॉसिबल होगा, वरना ज्योमेट्रिकल की पॉसिबिलिटीज नहीं रहती हैं। ठीक हो, अब बताया भाई ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। अगर ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो तो देखो, अगर यहाँ पे पीएक्स के अंदर ये पाई बॉन्ड बना है तो ये बाढ़ में, ये चलो ये आपका वाई प्लेन में बन गया, आउट ऑफ प्लेन बन गया, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन बन गया, लेकिन ये तो फिर से पीएक्स के अंदर बनेगा। तो ये वाले जो टर्मिनल एटम्स होते हैं, जो टर्मिनल एटम्स होते हैं वो किस में आ गए, वो तो एक ही प्लेन में आ गए ना, प्लेनर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के प्लेन में होते हैं। इसको क्यूमुलिन बोला जाता है भाई, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्यूमुलिन बोलते हैं, क्यूमुलिन। तो देखो भाई, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल की पॉसिबिलिटीज है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और सीएल लगा हुआ है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और सीएल लगा हुआ है। तो यही बात तो मैं कह रहा था आपको कि जहां पे भी आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओड नंबर दिखाई दे, ऐसे सिस्टम को बस कुछ नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मान लेना, तो बड़ा आसानी से आप उसको क्रैक कर पाओगे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट हम चलते हैं। तो इसकी कंडीशन आपको ये बताई गई है यहाँ पे कि ये देखो ओड नंबर दिख रहे हैं आपको, तो ए एंड बी नॉट इक्वल है और सी और डी भी नॉट इक्वल है। अगर ऐसा है तो फिर वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ऐसा है तो फिर वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी सेम हो जाएगा फिर वो नहीं करेंगे। अब देखो ये दिखा रखा भाई, अब ये देखो ये दिखा रखा कि ये देखो, अगर ये आपको वर्टिकल दिखाई दे रहे ना तो ये भी वर्टिकल है। अगर इसी स्ट्रक्चर को आप रोटेट करोगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मैं आपको समझा रहा था कि देखो इस एक तो इस स्ट्रक्चर में आपको ध्यान से देखो और एक उस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो, तो ये दोनों अब समझ पाए होंगे मेरे हिसाब से। बस अब देखो भाई, डिजिटल पढ़ाने का ये फायदा है कि मैं आपको मॉडल्स काफी अच्छे से दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड पे मैं शायद आपको ये अच्छे से चीजें ना दिखा पाता, लेकिन अब आपको मैं 3D पिक्चर से ये चीजें क्लियर कर रहा हूँ, तो आपको काफी बेहतरीन, काफी अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है भाई, तो ये हमने बात की हमारा एलीन की, बहुत हद तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी और बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी ऑप्टिकल में पढ़ाऊंगा। अब बताना हमें भाई किसके अंदर ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, किसके अंदर नहीं है। तो देखो भाई, पहली चीज तो आपको एलीन जब भी दिखे ना, जब भी दिखे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लगातार आए हुए हैं, तो पहले ये देखना ओड है या इवन है। हमने देखा कि इवन है, भाड़ में जाए। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं एग्जाम में, और फिर एग्जामिनर को फिर टीचर को कहते हैं सर आपने तो ऐसा पढ़ाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बढ़िया टीचर में गलतियां निकालते, खुद नहीं देखते। तो देखो भाई क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इवन है। अरे इवन है तो ज्योमेट्रिकल देख ही क्यों रहे? बच्चे बोलेंगे सर देखो ये वाला ए है, ये बी है, मान लो ये दोनों अलग हैं, ये दोनों भी अलग, सर ये तो करेगा। अरे भाई करेगा तो जब यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटीज होगी, यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। ये तो इवन नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं, इवन नंबर तो ज्योमेट्रिकल शो करते नहीं है, तो यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। अब चलिए भाई नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जो भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट करो भाई, कमेंट नहीं कर रहे हो तुम, कमेंट नहीं कर रहे हो, सारी चीजें समझ में आ रही है क्या? जब तक कमेंट नहीं करोगे मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखो भाई इसकी बात करते हैं 2 नंबर की। अब देखो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इवन सिस्टम है। इवन सिस्टम है तो बस आगे देखना ही नहीं है कुछ, यहाँ पे भी इवन सिस्टम तो आगे देखना ही नहीं है कुछ। तो जहां पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इवन दिखे वहां पे तो देखना ही नहीं है, वहां पे तो ज्योमेट्रिकल की पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। चाहे ए और बी, सी और डी, चाहे डिफरेंट हो चाहे सेम हो, हमें कोई मतलब ही नहीं है, वो हम देखेंगे ही नहीं। ठीक है, हाँ हम देखेंगे कहाँ पे, जहां पे आपका ओड नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल ओड लगे हुए, तो ए और बी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ और यहाँ पे कार्बन लगा हुआ, तो अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब यहाँ पे देखो भाई ओड नंबर है तो हाइड्रोजन एंड CH3, यहाँ पे ऊपर सल्फर लगा हुआ और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ, तो ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसकी बात करते हैं भाई, ओड नंबर लगे हुए हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इस प्रकार से पहले तीनों नहीं करेंगे, उसका रीजन हमने दिया कि वहां पे इवन नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सारे हैं। लास्ट वाले करेंगे, उसका रीजन हमने दिया कि वहां पे हमारा ओड नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सारे हैं, और
जो एटम्स लगे हुए वो भी डिफरेंट लगे हुए हैं। अब इसकी बात करते हैं भाई, क्या ये वाला करेगा या नहीं करेगा। पहली बात देखो भाई, इवन नंबर ऑफ सिस्टम आ गया, तो इवन नंबर ऑफ सिस्टम आ गया तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब देखो भाई, बहुत सारे बच्चे एक इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, वैसे मुझे पढ़ानी है ये चीज, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो क्या है जी, कहेंगे जी ये कौन सा सिस्टम आ गया है, यहाँ पे तो जी डबल बॉन्ड तो दिख नहीं रहे लगाता है, तो भाई जो आपकी रिंग होती है ना, रिंग, उसको भी डबल बॉन्ड ही मानना है, रिंग को भी डबल बॉन्ड ही मानना है। इसको मैं थोड़ी देर में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन रिंग को भी डबल बॉन्ड ही मानना है। तो देखो भाई, कार्बन 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 डबल बॉन्ड, फिर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और फिर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि आपका क्या लगा हुआ है, ओड नंबर ऑफ सिस्टम लगे हुए हैं, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन डिफरेंट है, ये वाला हाइड्रोजन और क्लोरीन डिफरेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटीज होगी। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अभी तक हम दो टाइप का सिस्टम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला जो हमने सिस्टम पढ़ा था वो पढ़ा था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और दूसरा जो हमने सिस्टम पढ़ा था वो पढ़ा था एलीन सिस्टम। एलीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर ओड है तो वहां पे ज्योमेट्रिकल पॉसिबल हो सकता है, अगर इवन है तो वहां पे ऑप्टिकल पॉसिबल हो सकता है, ज्योमेट्रिकल कभी पॉसिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं भाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स की। ये भी बड़ा जबरदस्त है भाई, बच्चों को दिखाई ही नहीं देता है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं लेकिन बच्चे देख नहीं पाते हैं इसको, और इसका बड़ा जबरदस्त यूज भी होता है भाई आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसका बड़ा जबरदस्त यूज होता है भाई, एनएमआर स्पेक्ट्रा में इसका बड़ा जबरदस्त यूज होता है। वहां पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं भाई, कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे, कितने डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, तो वहां पे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जिस बच्चे ने भी ये वाला टॉपिक पढ़ा हुआ, तो मैं यही कहता हूँ ना, स्टीरियो केमिस्ट्री एंड जीओसी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ने वाली है। अगर इन्होंने साथ छोड़ दिया फिर ऑर्गेनिक तुम्हारा साथ छोड़ देगी। तो स्टीरियो केमिस्ट्री एंड जीओसी तो टिप्स पे होने चाहिए, जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए, उसका तो क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं करना है आपको। चलिए भाई डिस्कस करते हैं। तो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स का मतलब क्या है कि पहली बात तो साइक्लो अल्केन्स होना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर किसी अलग ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर देना है हमें। जैसे यहाँ पे हमने क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, तो इस टाइप से हम बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स। तो अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज होती है जी, इसके अंदर कैसे हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा या नहीं होगा। देखो भाई, मैं तो ना बड़ा सिंपल तरीके से बच्चों को कंसेप्ट भी बताता हूँ और उसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ कि ऐसे देख लेना, इस तरीके से देखना आ गया ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। अब क्या है भाई, अब जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको काफी अच्छे से बता दूंगा। तो ये एक एग्जांपल लेते हैं भाई, ये हमने एग्जांपल लिया, इफ ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट देन हियर नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट आपका लगा हुआ है ना, आपका अगर साइक्लो अल्केन पे सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट, तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता। देखो मैंने क्या बोला था, रिंग को एक डबल बॉन्ड मान लेना। अगर मैं मान लो इस पूरी रिंग को इस कार्बन कार्बन दोनों को छोड़ के डबल बॉन्ड मान लेता हूं, तो क्या होगा, इसके पास हाइड्रोजन लगा हुआ, इसके पास भी हाइड्रोजन लगा हुआ, इसके पास क्या लगा हुआ, H और CH3। यानी कि देखो ये दोनों तो डिफरेंट हो गए, ठीक है, लेकिन ये दोनों तो सेम हो गए ना, ये दोनों सेम हो गए, तो क्या कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा? नहीं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है। ज्योमेट्रिकल साइक्लो अल्केन सब्स्टिट्यूशन के लिए दो सब्स्टिट्यूएंट तो कम से कम चाहिए। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हैं और वो एक दूसरे की अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक यहाँ पे हो एक आगे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन पे लगे होने चाहिए। अब देखो यहाँ की पॉसिबिलिटीज, अब देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, अब यहाँ पे जो दोनों मिथाइल लगे हुए वो नीचे की तरफ लगे हुए हैं, दोनों हाइड्रोजन लगे हुए वो ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, तो ये कौन सी पोजीशन भाई? इसको मैं तो ऐसे मानता हूँ हमेशा कि साइक्लो अगर सब्स्टिट्यूशन है तो क्या मानो भाई, ये CH3 हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका CH3 हो गया। ये सिंपल ट्रिक्स होती है भाई, है ना, ऐसा जरूर नहीं कि ऐसा होता है, ये कोई कंसेप्ट नहीं, लेकिन ट्रिक बता रहा हूँ मैं। तो देखो ये A, ये सिस फॉर्म दिख रही है, अब देखो ये CH3 और ये CH3 ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ट्रांसफॉर्म दिख रही है, तो बिल्कुल भाई दोनों ही अलग हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए NMR में, ऐसा पूछा जाता है भाई यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप के सिग्नल प्रेजेंट है, तो ये वाला जो प्रोटॉन है और ये वाला जो प्रोटॉन है, ये दोनों अलग सिग्नल देंगे, अब दोनों सेम सिग्नल नहीं देंगे, क्योंकि इस हाइड्रोजन को यहाँ पे हाइड्रोजन ही दिखाई दे रहा है, बट इस हाइड्रोजन को यहाँ पे आपका मिथाइल दिखाई दे रहा है। और तो होंगे जो होंगे, लेकिन ये वाली बात समझ पाए मेरी बात को?
तो ये था आपका साइक्लोअल्केन सब्स्टिट्यूशन वाला। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अभी तो डिस्कस करेंगे काफी। अब क्या ये वाला सिस्टम करेगा क्या? देखो भाई, इस वाले सिस्टम में क्या हो गया, फिर से वही बात आ गई, डाई सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है, डाई सब्स्टिट्यूशन हुआ, बात मान लेते हैं, लेकिन एक ही कार्बन पे हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे तो दोनों ए और बी अलग हो गए, लेकिन यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे। मेरे हिसाब से आपके माइंड में चीजें आप क्लियरली बना रही होंगी जगह की क्या कहानी होती है। अभी नहीं बनाया तो अभी थोड़ी सी देर में बना देगी। तो इसका मतलब इसको आप ऐसे खोल के देखोगे तो आपको खुद को पता लग रहा है कि अगर इसको मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मान के करूं तो ये आपका हाइड्रोजन आ रहा है, ये भी हाइड्रोजन आ रहा है, और ये आपका Cl आ रहा है, ये आपका Br, यानी कि ये तो कोई पॉसिबिलिटीज पॉसिबल नहीं है। अब देखो भाई, क्या ये वाला सिस्टम आपका फॉलो करेगा? तो देखो भाई, बिल्कुल फॉलो करेगा। क्यों नहीं करेगा? इस कार्बन के ऊपर देखो भाई, हाइड्रोजन और Br हैं, दोनों अलग हैं। इस कार्बन के ऊपर देखो भाई, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, दोनों अलग हैं। तो बिल्कुल करेगा भाई, ये आपका बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पे दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे, सिस एंड ट्रांस, और भी हो सकते हैं, वो बाद में देखेंगे, है ना। अभी के लिए इतना एक बार मैं आपको क्लियरली एक बार मैं आपको देखना बता रहा हूँ कि कैसे ज्योमेट्रिकल, कितनी ऐसी पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि पूरा बहुत सारी बड़ी स्ट्रक्चर दे देगा बना के, बोलेगा बताओ कि इसके अंदर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। उसके अंदर क्या होता है, 8 के 8, 10 के 10 सिस्टम दे दे जो कि ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हैं। तो आपको काफी बेहतरीन तरीके से देखना आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, देखो वो वाला थोड़ा सा पॉइंट जो है उसको देखते हैं कि वो पॉइंट क्या था, है ना। अब देखो भाई, ये जो है यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो भाई, अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन देखो अगर एक चीज देखने से यहाँ पे साफ साफ पता लग रही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन है। अगर मैं इस पूरी रिंग को, इस इन हाइड्रोजन हाइड्रोजन को छोड़ देता हूँ, इस पूरी रिंग को एक डबल बॉन्ड मान लूँ, इस डबल बॉन्ड को, तो हाइड्रोजन लगा हुआ और एक Cl लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ और एक Cl, यानी कि ए नोट। जो एडजेसेंट वाली बात है वो ठीक नहीं है भाई, है ना। तो मैंने बोला था ना कि एडजेसेंट पोजीशन पे हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना, वो दूर दूर भी हो सकते हैं। एडजेसेंट का कोई ऐसा रोल नहीं होता, जो मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया था ना कि एडजेसेंट पोजीशन पे होनी चाहिए, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूर दूर हो सकते हो, दूर दूर हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज वही बननी चाहिए कि वो दोनों जो कार्बन्स के साथ लगे हों वो आपका डिफरेंट हो। अब देखो ये वाला शो करेगा या नहीं करेगा, थर्ड वाले की बात करते हैं भाई। अब देखो क्या है कि यहाँ पे आपका CH3 लगा हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ, आगे सेम सिस्टम है, आगे सेम सिस्टम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से CH3 लगा हुआ और फिर से हाइड्रोजन लगा हुआ, तो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? इसको आप मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मानो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो बिल्कुल ये वाला आपका बिल्कुल शो करेगा, 100% आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये वाला मैंने आपको समझा दिया कि क्यों करेगा, तो बिल्कुल इसके अंदर GI पॉसिबल होगा भाई। अब देखो भाई, यहाँ पे देखो सिंपल है बड़ा, CH3 लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे इथाइल लगा हुआ और हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल। तो फोर्थ भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। जिस भी बच्चे को समझ में ना आए वो मुझसे पूछ सकता है बिल्कुल कमेंट करके, ठीक है। और अगर समझ में आ रही तो बहुत बेहतरीन है, और मैं तो यही कह सकता हूँ कि चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि काफी सिंपल और काफी बेहतरीन लैंग्वेज में मैं आपको चीजें करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए भाई, चल हम बात करते हैं। कमेंट तो कर नहीं रहे, तुम सिर्फ देख रहे हो, हैं, कमेंट भी किया करो भाई। उसके बाद बात करते हैं क्या फिफ्थ आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखो होता क्या है भाई, यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे सेम एनवायरमेंट आ गया। अब इसके पास देखो यहाँ पे इथाइल लगा हुआ और हाइड्रोजन लगा हुआ, तो बिल्कुल शो करेगा भाई, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या अब ये वाला सिस्टम करेगा क्या? देखो भाई काफी इंपॉर्टेंट है, सारे इतने एग्जाम्पल करवा दूंगा, वैसे ही चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हें। अब देखो क्या है कि ये आपका CH3 मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम आया। अब यहाँ पे फिर से सेम आ गया भाई, मिथाइल मिथाइल, तो एक ही कार्बन पे, तो अब सेम इन्वायरमेंट आ गया। मैंने कहा था अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन हुआ हो तो पॉसिबल है, तो इसके अंदर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अच्छा भाई, इसके अंदर पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। इस कार्बन और इस कार्बन को देख लो, CH3 और हाइड्रोजन लगा हुआ है, CH3 और हाइड्रोजन लगा हुआ है, बिल्कुल पॉसिबल है भाई इसके अंदर भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यानी कि दो कार्बन के ऊपर आपको देखना है, बस डिफरेंट आपको मिल गया तो वहां पे ज्योमेट्रिकल। यहाँ पे आयोडीन और हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल पॉसिबल है भाई, ठीक है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब बात करते हैं केस नंबर 9 की।
अब क्या भाई यहाँ पे बिल्कुल करेगा। या आपका एक CH3 लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक इथाइल लगा हुआ है और एक आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, बिल्कुल करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमको देखना क्वेश्चन नंबर 10 में कि क्वेश्चन नंबर 10 करेगा या नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या दिखाई दे रहा है, इथाइल दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये दोनों आगे सेम, ठीक है, ये दोनों आगे सेम। लेकिन उसके बाद देखो भाई, उसके बाद देखो यहाँ पे आपका इथाइल लगा हुआ है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी इथाइल और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। लेकिन ये दोनों हो सकता है कि इथाइल हाइड्रोजन हो, इथाइल हाइड्रोजन हो, लेकिन ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसका रीजन क्या है कि एक ही कार्बन पे जो दो फंक्शनल, दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो डिफरेंट लगे हुए हैं। बस ये देख लेना, आपको जहाँ पे भी ऐसी पॉसिबिलिटीज बने बात बन जाएगी। इसके बाद ये वाला काफी बेहतरीन है भाई, इसको देखना काफी अच्छे तरीके से इसको देखना पड़ेगा कि ये करेगा या नहीं करेगा। तो इसको भी समझते हैं भाई। देखो क्या है कि ये वाला जो कार्बन का डबल, इसको ऐसे समझेंगे, इसको देखना भाई कैसे समझना है कि अगर मैं बात करूं इस कार्बन की, तो ये लगा हुआ ऑक्सीजन और ये लगा हुआ कार्बन, और यहाँ पे लगा हुआ कार्बन और यहाँ पे लगा हुआ कार्बन। तो ये वाला अब देखो ऐसे नहीं देखना, इस बीच वाले से नहीं देखते, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा भाई। इसको मैं काफी अच्छे तरीके से क्लियर कर देता हूँ आप सभी बच्चों को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है बच्चों को, तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। तो इसको देखो, किसी भी एक रिंग को मान लो, किसी भी एक रिंग को मान लो, मैंने इस टाइप के कंपाउंड को स्पाइरो कंपाउंड बोला जाता है। क्या कैसा बोला जाता है, स्पाइरो कंपाउंड बोला जाता है। स्पाइरो, बाईसाइक्लो ना, बाईसाइक्लो तो नहीं बोलेंगे, स्पाइरो बोलेंगे, है ना, एक ही कार्बन से। अब क्या कि एक रिंग को मान लो, एक किसी भी रिंग को, जिसका मन करे उसको मान लो। ठीक है, मान लीजिए हमने इस रिंग को मान लिया, तो इस कार्बन पे तो मान लीजिए ऑक्सीजन और आपका कार्बन लगे हुए हैं, इस पर्टिकुलर कार्बन पे तो ऑक्सीजन और आपका कार्बन लगे हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कि यहाँ पे कार्बन जो इससे नेक्स्ट, इसके ऊपर, ठीक है, दो फंक्शनल अलग हो गए, अब इसके ऊपर तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी कि ये ए और बी तो अलग हो गए। यहाँ पे तो ए और बी नॉट इक्वल है, लेकिन यहाँ पे सी और डी तो इक्वल हो गए भाई, यहाँ पे सी और डी तो इक्वल हो गए। अगर ऐसा हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता जी। थोड़ा सा एक बार और एग्जांपल लेके समझा दो, ये थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं आया। चलो मैं समझ जाता हूँ आपकी फीलिंग्स कि किस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको मैं दोबारा से बना के दूसरी रिंग लेके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। दूसरी रिंग लेके मैं आपको दिखा देता हूँ कि दूसरी रिंग में कैसे करना है। मान लीजिए इस बार मैंने ये वाली रिंग ले ली, ठीक है, मान लीजिए मैंने इस बार ये वाली रिंग ली, है ना, ये वाली रिंग ली। आप जरूरी नहीं कि यही कार्बन हो गए, कोई भी कार्बन ले लेना, ऐसा नहीं है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ये वाला कार्बन लिया, अब यहाँ पे सॉरी ये वाला मान लेते हैं कि ये वाला कार्बन लिया, ये वाला कार्बन। अब इस कार्बन की अगर बात करोगे तो इस पोजीशन पे तो कार्बन और हाइड्रोजन सेम आ गए भाई, इस पे तो कार्बन और हाइड्रोजन सेम आ गए। और यहाँ पे इसके साथ जो कार्बन लगा हुआ है वहां पे मान लो एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक कार्बन लगा हुआ है, ये दोनों डिफरेंट है। मैं मान लेता हूँ कि इस कार्बन के ऊपर ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन इससे नेक्स्ट कार्बन पे तो ये दोनों सेम आ गए ना। तो ऐसे सिस्टम कभी भी अगर दिखाई दे स्पाइरो सिस्टम, तो वहां पे आपको क्या कर लेना है, वहां पे आपको एक रिंग को क्या कर लेना है, इसको मैं वापिस से कर देता हूँ, है ना। तो वहां पे आपको एक रिंग को फिक्स कर लेना है, उस रिंग के किसी भी दो कार्बन को पकड़ लेना है और वहां से आपको देख लेने की पॉसिबिलिटीज बन रही है नहीं, तो यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा वही पूछ रहा है क्या क्या इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, तो बिल्कुल 100% ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। कैसे होगा भाई, देखो अब कहोगे जी रिंग से तो नहीं हो रहा, हाँ हो सकता है रिंग से ना हो, पूरे कंपाउंड की बात कर रहा है, क्योंकि इस रिंग में कहीं पे भी आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो करेगा भाई, क्योंकि डिफरेंट वही कंडीशन बन रही है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड एक तो साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये दोनों तो डिफरेंट हो गए ना। तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, तो यहाँ भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, तो इसके अंदर आपका GI पॉसिबल होगा। ऊपर वाला केस थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना भाई, उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है और वो केस काफी इंपॉर्टेंट भी है आपका, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइरो कंपाउंड की। तो स्पाइरो हमारा यही है जो मैं आपको क्लियर कर रहा था। स्पाइरो इवन नंबर ऑफ रिंग भी हो सकती है, है ना, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ रिंग भी हो सकती है। तो इवन नंबर ऑफ रिंग में तो वैसे ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है, उसका रीजन वही होता है कि इवन नंबर ऑफ में ये जो है ना आउट ऑफ वही कहानी जो मैंने आपको बताई थी कि प्लेन से वही कहानी रहेगी, तो इवन नंबर में वैसे ही शो नहीं करता है। तो ओड नंबर में आपका कर सकते हैं, उसके लिए जो पॉसिबिलिटीज मैंने बताई थी वही आपको ध्यान में रखनी है। ओड नंबर में बिल्कुल आपकी पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि वहां पे शो कर सकता है, ठीक है। तो ये बात हमने बताई यहाँ पे। तो ये स्पाइरो कंपाउंड है, एक ही कार्बन के साथ दो रिंग जुड़ी हुई है, इनको बोलते हैं। अब देखो इसमें आपको कुछ ऐसे आप समझ सकते हो यहाँ
पे कि इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, इस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, लेकिन इसके नेक्स्ट कार्बन पे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा हुआ भाई, या यहाँ पे तो हाइड्रोजन, तो ये आपका शो नहीं करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको, आगे देखते हैं आगे की तरफ आपको और अच्छे से। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बने कि A और B अलग होना चाहिए, C और D अलग होना चाहिए, तो फिर वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर की पॉसिबिलिटीज होगी। आइए कोई एग्जांपल समझ लेते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे हमें ये देख लेना है। अच्छा भाई एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो बात लिखी हुई ना कि इवन नंबर ऑफ रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ये बात है इस वाले यहाँ पे जो टर्मिनल पे हाइड्रोजन लगे होंगे इनके लिए, है ना। ये जो टर्मिनल पे एक, हाँ इसको क्लियर करना काफी अच्छे से जरूरी है भाई, मैं आपको बता दूंगा क्योंकि फिर आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन बनेगा वापिस से, तो एक बार मैं इसको काफी अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ ना कि इवन नंबर ऑफ रिंग GI शो नहीं करती हैं, उसका मतलब है कि इस ओरिएंटेड से ये बात बोली जा रही है कि यहाँ पे जो टर्मिनल पे लगे होंगे ना ये वाला जो A लगा हुआ, ये वाला B, और ये वाला जो A लगा होगा ये आउट ऑफ प्लेन गया होगा, ये उसके प्लेन में नहीं रहे होंगे। इसका कहने का मतलब है कि अगर यहाँ टर्मिनल पोजीशन पे चाहे वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हों तो फिर वो आपका GI शो करने वाले नहीं हैं, फिर वो GI शो करने वाले नहीं है। दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है भाई, समझ लेना इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आपको हो गए बिल्कुल, देखो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बोला था एक रिंग को फिक्स कर लेना। मान लो मैंने इस रिंग को फिक्स किया, इस कार्बन की बात करता हूँ, इस कार्बन के ऊपर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे तो मेरा दिख रहा है ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ भाई, इससे किसी भी एक रिंग को फिक्स करो, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो मान लो इस रिंग से ये नहीं कर रहा है, लेकिन आप यहाँ से देखिए, अब यहाँ से तो हम देख सकते हैं इस पॉइंट को कि इस कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ भाई, आपका CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे भी आपका CH3। एक मिनट रुको भाई, थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन हो गई है, इसको एक बार देख लेते हैं दोबारा से कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने क्या बोला था आपको, क्या सिस्टम बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि एक रिंग को फिक्स कर लेना, ठीक है। तो हमने एक रिंग को फिक्स कर लिया है यहाँ पे। तो अब देखो कि यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर तो जो CH3 लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, हाँ ठीक है, यानी कि अब ये वाला जो नेक्स्ट कार्बन है इसके ऊपर दो CH3 लगे हुए हैं, इस कार्बन के ऊपर भी दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में इसको देखना पड़ेगा। ऐसे देखो इसको ऐसे देख लो, आप ऐसे देखोगे तो काफी अच्छे से समझ पाओगे। देखो इसको अलग से करके दिखाया है मैंने यहाँ पे कि ये रिंग हमने फिक्स की, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि अगर CH3 लगाता फिर तो नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ भाई, गलती से वो लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, आप समझ आना कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। तो अब बिल्कुल करेगा भाई, आपने एक रिंग फिक्स की, अब देखो इस ये रिंग फिक्स की, यहाँ पे एक के ऊपर CH3 और हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और एक कार्बन लगा हुआ, तो अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देख लो नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ और नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ, तो A और B अलग हो गए, और यहाँ पे NH लगा और यहाँ पे कार्बन, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसका मतलब कुछ इस तरीके का था कहने का, ठीक है। उसके बाद देखो क्या ये दोनों करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली रिंग आपने फिक्स कर ली मान लो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन तो अलग है, लेकिन वहां पे तो सिर्फ ऑक्सीजन है, वहां पे तो सिर्फ लोन पेयर है, तो ये तो नहीं करेंगे। अच्छा भाई, उसके बाद ये वाला सिस्टम करेगा या नहीं करेगा, तो मान लिया मैंने फिक्स कर लिया, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन और कार्बन अलग लगे हुए हैं, ये दोनों सेम हो गए, लेकिन लास्ट में जाके एक CH3 मिल गया और एक हाइड्रोजन मिल गया, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं भाई इस वाले सिस्टम की, तो इस वाले सिस्टम को देखो भाई, इस कार्बन के साथ सल्फर लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ये, तो ये भी बिल्कुल आपका करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये वाला भी करेगा भाई इस तरीके से। हाँ, वो मैं इस टाइप के सिस्टम की बात कर रहा था भाई। मैं वहां पे जो आ रहा था ना कि इवन नंबर नहीं करती हैं रिंग्स, वो टर्मिनल की बात की जा रही थी। किसकी बात की जा रही थी? इनकी। अब देखो ओड नंबर में वो पॉसिबल होता है भाई, अगर वो ओड नंबर ऑफ रिंग्स हो तो वहां पे पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि वापिस से जो A और B हैं और C और D हैं वो प्लेन में आ जाते हैं अगर ओड नंबर ऑफ रिंग हो। इन्हीं रिंग को आप डबल बॉन्ड भी मान सकते हैं, बस कोई चक्कर नहीं है। अगर ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है तो ओड एलिन वाला केस बन गया, वहां पे A और B नॉट इक्वल होने चाहिए, C और D नॉट इक्वल होने चाहिए। अगर आप इतना देख पाओगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आनी, समझ पाए ना मेरे उस पॉइंट को कि मैं वो पॉइंट, ये देखो ये स्ट्रक्चर्स अलग है,
ये कहानी अलग है, ये टर्मिनल की बात नहीं की जा रही, और वहां पे टर्मिनल की बात मैं कर रहा था, तो उसके अंदर पॉसिबल है, इवन के अंदर पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, जैसे इवन के अंदर क्या होगा, ये देखो, ये दोनों अगर ये दोनों हॉरिजॉन्टल है तो ये दोनों वर्टिकल चले गए, तो इसीलिए लिखा हुआ था जी आई, बिकॉज हियर ए एंड बी एंड सी आर डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हाँ, इस केस में अगर ऐसा पूछे कि देखो भाई ऑड नंबर ऑफ रिंग्स दिखाई दे रही है, ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, बिल्कुल शो करेगा। यहाँ पे देखो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं, चाहे ये अलग हो, ए और बी एक दूसरे से अलग है, ए और बी एक दूसरे से अलग है, बट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। उसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्यों नहीं करेंगे। तो वो जो बात मैंने बोली थी ना कि इवन नंबर ऑफ रिंग्स शो नहीं करते हैं, वो सिर्फ टर्मिनल वालों के लिए बोली थी। अब कहोगे जी इवन नंबर तो ये भी है, लेकिन यहाँ का फिनोमिना अलग है, वहां का फिनोमिना अलग है। समझ पा रहे होगे मेरी बात को। अब इस वाले केस में देखो भाई, अब इस वाले केस में शो कर सकता है क्योंकि ये टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है, टर्मिनल पे नहीं है, तो ये शो कर सकता है। देखो इस एक रिंग को पकड़ो, इस रिंग को पकड़ा हमने, यहाँ पे कार्बन के साथ मिथाइल, यहाँ पे अलग। अब यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ और एक हाइड्रोजन लगा हुआ, तो ये तो बिल्कुल करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अब ये वाला जो सिस्टम है ये करेगा या नहीं करेगा, तो बिल्कुल GI शो करेगा भाई। ये क्या करेगा, बिल्कुल GI शो करेगा। तो देखो हो सकता है कि ये दोनों आपका सिस पोजीशन पे भी आ जाए, हो सकता है कि एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे भी आ जाए, तो ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो भाई आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कल की क्लास में हम और भी बहुत टाइप के सिस्टम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। अभी तो साइक्लो अल्कीन रहती है हमारी, साइक्लो अल्कीन रहती हैं, रेजोनेंस वाले रहते हैं, है ना, ट्राई फिनाइल सिस्टम रहता है, तो काफी सिस्टम अभी रहते हैं। तो बाकी के जो सिस्टम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेर का कल एक और पार्ट होगा, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे MCQs ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसके बाद काफी चीजें अभी रहती हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की 2 और क्लासेस होंगी। एक क्लासेस में तो कल मैं सारे सिस्टम और अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा, और उसी क्लास में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला होता है, इवन के लिए क्या फार्मूला होता है, ओड के लिए क्या फार्मूला होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मिक्स क्वेश्चन होंगे सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। तो इस प्रकार से मैं स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल दोनों को कंप्लीट कर दूंगा। फिर हम घुसेंगे हमारा जो रियल पार्ट होता है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत ही जबरदस्त होता है, वो है कायरलिटी को पढ़ेंगे, है ना, POS COS सिमेट्री एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है, और वहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत सारी चीजें पढ़ी, अभी तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। कन्फर्मेशन भी पढ़ा है, तो काफी टाइम लगेगा, और मेरे हिसाब से मैं काफी डिटेल में आपको चीजें करवा रहा हूँ और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ रही होगी। ठीक है, तो इस क्लास, अगर ये कोर्स आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर रेफर कीजिए इस कोर्स को, कि वो भी इसको बाई करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी इस टाइप का बढ़िया कंटेंट मिल पाए। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास का लिंक आपको चैट बॉक्स पे मिल जाएगा। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।